क्या एक समाज को दार्शनिकों मतलब फिलोसोफर्स को चलाना चाहिए? जो लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं वही हमारे लीडर हों? आज के ज़माने में ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन पश्चिमी दुनिया के जो सबसे बड़े राजनीतिक विचारक माने जाते हैं प्लेटो, उनके लिए यही एक आदर्श समाज की कह सकते हैं बुनियाद थी। आज हम प्लेटो की इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। हमारे पास politicalsciencesolution.com का एक लेख है जो उनके सबसे बड़े आइडियाज़ को खंगालता है, उनके फिलोसोफर किंग्स से लेकर उनकी शिक्षा प्रणाली और उनके सबसे विवादित विचार साम्यवाद तक। तो चलिए देखते हैं कि 2500 साल पहले सोचा गया यह आदर्श राज्य आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि प्लेटो से बचना नामुमकिन है। जैसा कि एक विचारक इमर्सन ने कहा था, प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। मतलब आप या तो उनके साथ हो सकते हैं या उनके खिलाफ, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी बातें आज भी हमारी राजनीति और समाज की बहसों में जिंदा हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? प्लेटो आखिर थे कौन और क्यों उनके मन में एक आदर्श राज्य बनाने का ख्याल आया? देखिए, प्लेटो कोई आम नागरिक नहीं थे। उनका जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक बहुत ही कह सकते हैं अमीर और ताकतवर परिवार में हुआ था। एक तरफ उनके पिता एथेंस के आखिरी राजा के वंशज थे, तो दूसरी तरफ उनकी माँ मशहूर कानून बनाने वाले सोलन के रिश्तेदार थीं। मतलब राजनीति तो उनके खून में थी। बिल्कुल, लेकिन उनका जो दौर था वो एथेंस के लिए अच्छा नहीं था। हाँ, वो पेलोपोनेशियन युद्ध में अपने सबसे बड़े दुश्मन स्पार्टा से बुरी तरह हार चुके थे। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक महान शहर को टूटते हुए देखा था। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्थिरता, गलत फैसलों ने एथेंस को मतलब बर्बाद कर दिया था। ये सब देखकर उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, समाज में गड़बड़ी कहाँ है, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? हाँ, और इसी खोज ने उन्हें एक आदर्श राज्य के विचार की तरफ धकेला। और फिर उनकी जिंदगी में वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 399 ईसा पूर्व में उनके गुरु और आदर्श सुकरात को एथेंस के लोकतंत्र ने मौत की सजा दे दी। सोचिए इसका उन पर क्या असर हुआ होगा। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को लोकतंत्र कहता है, वो अपने ही सबसे बुद्धिमान आदमी को मार रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मुश्किल सवाल पूछता था। हाँ, इस घटना ने प्लेटो को लोकतंत्र का कह सकते हैं कट्टर दुश्मन बना दिया। उन्हें यकीन हो गया कि आम लोगों के हाथ में सत्ता देना मूर्खता है, क्योंकि भीड़ हमेशा भावनाओं में बह जाती है, तर्क से नहीं। तो यहीं से उनके दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर किंग का आइडिया आया कि शासन सिर्फ उसे करना चाहिए जो सच में जानता है कि सही क्या है। एकदम सही। इसी अन्याय के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां ज्ञान का राज हो, अज्ञान का नहीं। और इसी मिशन के साथ उन्होंने एथेंस में अपनी अकेडमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। अच्छा, उसके गेट पे लिखा था, जिसे गणित का ज्ञान नहीं है वो यहाँ प्रवेश न करें। वो साफ कर रहे थे कि यहाँ सिर्फ गंभीर और तर्क संगत सोच वालों की ही जगह है। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी कहानी। अब आते हैं उनके बड़े आइडियाज पर, जिनकी वजह से वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से उनकी गुफा की कहानी से। वो उनके पूरे दर्शन का सार है ना? हाँ, गुफा का रूपक या एलिगोरी ऑफ द केव उनके विचारों के सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में कैदी हैं। उन्हें जंजीरों से ऐसे बांधा गया है कि वो सिर्फ सामने की दीवार को देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने से कुछ लोग असली चीजें लेकर गुजरते हैं, जैसे जानवर, बर्तन, औजार। और उन चीजों की परछाइयां सामने दीवार पर पड़ती हैं। हाँ, और इन कैदियों के लिए ये नाचती हुई परछाइयां ही पूरी सच्चाई हैं। उन्होंने कभी असली कुछ देखा ही नहीं। लेकिन सोचिए, अगर उनमें से एक कैदी आजाद हो जाए और तब उसे एहसास होगा कि जिसे वो अब तक सच मान रही थी वो तो बस एक धोखा था, परछाइयों का खेल। असली दुनिया तो बाहर है। यही प्लेटो का सबसे बड़ा आइडिया है। वो कहते हैं कि हम सब उन कैदियों की तरह हैं। ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये कुर्सी, ये मेज, ये पेड़, ये सब उन परछाइयों की तरह हैं। ये बदलती रहती है, खत्म हो जाती है, ये असली नहीं है। एक मिनट, मतलब ये दुनिया असली नहीं है? तो फिर असली क्या है? प्लेटो के लिए असलियत विचारों या रूपों, जिसे फॉर्म्स कहते हैं, उस दुनिया में है। जैसे दुनिया में लाखों अलग अलग तरह की कुर्सियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुर्सी का एक परफेक्ट आइडिया है। वो आइडिया कभी नहीं बदलता। अच्छा, वही असली है। बाकी सब कुर्सियां बस उस परफेक्ट आइडिया की अधूरी नकल हैं।
सच्चा ज्ञान इन परफेक्ट आइडियाज को समझने से ही आता है, और इन सभी आइडियाज के ऊपर है अच्छाई का रूप या फॉर्म ऑफ द गुड, जो उस सूरज की तरह है बिल्कुल, जो बाकी सब कुछ रोशन करता है। और जो इंसान गुफा से बाहर निकलकर इस अच्छाई के रूप को देख लेता है वही दार्शनिक है, और इसीलिए सिर्फ वही शासन करने के लायक है, क्योंकि बाकी सब तो परछाइयों की दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि समाज में ये कैसे पता चलेगा कि कौन गुफा से बाहर निकलने की क्षमता रखता है। यहीं पर उनका आत्मा का सिद्धांत, या जिसे धातुओं का मिथक भी कहते हैं, वो आता है। अच्छा, मिथ ऑफ मेटल्स। हाँ, प्लेटो का मानना था कि हर आत्मा में 3 गुण होते हैं: तर्क यानी रीजन, साहस कॉरेज, और लालसा यानी एपेटाइट। लेकिन हर किसी में इनका अनुपात अलग अलग होता है ना? हाँ, प्लेटो कहते हैं कि ईश्वर ने कुछ लोगों को सोने से बनाया है, जिनमें तर्क सबसे ज्यादा होता है, कुछ को चांदी से बनाया है, जिनमें साहस का गुण ज्यादा होता है, और बाकी सबको तांबे या पीतम से बनाया है, जिनमें लालसा या इच्छाएं हावी होती हैं। और एक आदर्श राज्य में समाज को इन्हीं 3 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। सही, सोने वाले बनेंगे शासक, चांदी वाले सैनिक, और तांबे वाले बनेंगे उत्पादक यानी किसान, कारीगर और व्यापारी। लेकिन ये तो सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। क्या ये लोगों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए एक महान झूठ नहीं है? ये तो समाज को जन्म के आधार पर बांटने जैसा लगता है, भले ही प्लेटो इसे आत्मा का गुण कह रहे हों। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और प्लेटो के दर्शन का सबसे विवादित हिस्सा भी। प्लेटो खुद इसे नोबल लाई या उदात्त झूठ कहते हैं। उनका तर्क था कि समाज में स्थिरता और सद्भाव के लिए ये जरूरी है कि हर कोई अपनी स्वाभाविक भूमिका को स्वीकार करे। वो कहते हैं कि ये जन्म पर आधारित नहीं है। हो सकता है सोने के माता पिता के घर तांबे की संतान पैदा हो, या तांबे के घर सोने की। असली काम शिक्षा का है, जो हर बच्चे की आत्मा में छिपे धातु को पहचानेगी और उसे निखारेगी। तो न्याय का मतलब हुआ कि हर कोई अपना काम करे और दूसरे के काम में दखल न दे। सोना शासन करे, चांदी रक्षा करे और तांबा उत्पादन करे। हमारे आज के न्याय के विचार से कितना अलग है, जहां हम अधिकारों की बात करते हैं। प्लेटो के लिए न्याय अधिकार मांगना नहीं था, बल्कि कर्तव्य निभाना था। उनके जमाने में एक सोफिस्ट थ्रेसीमेकस का विचार बहुत मशहूर था कि न्याय ताकतवर का हित है, यानी माइट इज राइट। अच्छा। प्लेटो ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, न्याय का मतलब है समाज में संतुलन और सविशेषता। जब हर हिस्सा अपना काम सही ढंग से करता है, तो पूरी मशीन यानी राज्य बेहतरीन तरीके से चलती है। तो इस पूरी मशीन को चलाने के लिए सबसे जरूरी पुर्जा है शिक्षा, क्योंकि वही तय करेगी कि कौन सोना है, कौन चांदी और कौन तांबा। रूसो ने तो यहाँ तक कहा था कि प्लेटो की किताब रिपब्लिक राजनीति पर नहीं, बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सबसे महान ग्रंथ है। वाकई, प्लेटो के आदर्श राज्य की पूरी इमारत शिक्षा की नींव पर टिकी है। और ये कोई आज जैसी स्कूलिंग नहीं थी। ये एक बहुत ही सख्त, लंबी और राज्य द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया थी। कितनी लंबी? 50 साल की। 50 साल? हाँ, और ये शिक्षा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बराबर थी। पहले चरण में 18 साल की उम्र तक संगीत और जिम्नास्टिक्स पर जोर दिया जाता था, ताकि मन और शरीर में संतुलन बने। अच्छा। इस दौरान कहानियों और कला पर भी कड़ी सेंसरशिप थी, ताकि युवाओं पर कोई बुरा असर ना पड़े। फिर 18 से 20 साल की उम्र में सभी के लिए अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग। इसके बाद एक परीक्षा होती थी। जो इसमें फेल हो जाते, वो समाज के उत्पादक वर्ग यानी किसान या व्यापारी बनते। और जो पास हो जाते? जो पास होते, वो अगले 10 साल यानी 30 की उम्र तक गणित, ज्यामिति और तर्कशास्त्र की पढ़ाई करते। फिर एक और परीक्षा होती। जो इसमें थोड़े कमजोर होते, वो सैनिक वर्ग का हिस्सा बनते। और जो बच गए, मतलब जो सबसे बेहतरीन दिमाग वाले थे, वो अगले 5 साल 35 की उम्र तक द्वंद्वात्मकता यानी डायलेक्टिक्स की ट्रेनिंग लेते। 1 मिनट, द्वंद्वात्मकता सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? ये किस तरह की ट्रेनिंग थी? इसका आसान मतलब है तर्क वितर्क के जरिए सच तक पहुंचने की कला। इसे ऐसे समझें कि किसी भी विचार को हर मुंह से परखा जाता है, उसकी कमियों को उजागर किया जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, ताकि अंत में सिर्फ वही बचे जो हर कसौटी पर खरा उतरे। बिल्कुल। ये दिमागी ट्रेनिंग का सबसे ऊंचा स्तर था, जो फिलॉसफर को परछाइयों से निकालकर असलियत की दुनिया में ले जाता था। और ये ट्रेनिंग 35 साल की उम्र में खत्म हो जाती थी? नहीं,
यही तो सबसे दिलचस्प बात है। 35 से 50 साल की उम्र तक इन ट्रेनी फिलोसोफर्स को वापस गुफा में यानी दुनिया में भेजा जाता था। अच्छा, वापस? हाँ, उन्हें सरकारी पदों पर काम करना होता था ताकि उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ दुनियादारी का व्यवहारिक अनुभव भी हो। 50 साल की इस ग्रूलिंग ट्रेनिंग के बाद ही कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने के काबिल माना जाता था। वाह, आज के जमाने में तो लोग 4 साल की डिग्री के बाद थक जाते हैं। 50 साल की ट्रेनिंग कौन करेगा? लेकिन प्लेटो को पता था कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, उन्हें शासकों को लालच से भी बचाना था। और इसके लिए उन्होंने जो रास्ता सुझाया वो शायद उनके सभी विचारों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, अब हम प्लेटो के सबसे क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार पर आते हैं, उनका साम्यवाद का सिद्धांत। जब हम साम्यवाद सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, मजदूरों का शासन और पूरे समाज की बराबरी जैसी बातें आती हैं। लेकिन प्लेटो का साम्यवाद इससे 180 डिग्री अलग था। बिल्कुल, प्लेटो का साम्यवाद पूरे समाज के लिए नहीं था, ये सिर्फ ऊपर के दो वर्गों, शासक और सैनिक के लिए था। सिर्फ उनके लिए। हाँ, ये बराबरी लाने के लिए नहीं, बल्कि इन दो वर्गों को काबू में रखने का एक टूल था। इसे हम एक तरह का अभिजात्य साम्यवाद या इलीट कम्युनिज्म कह सकते हैं। इसके दो हिस्से थे। पहला था संपत्ति का साम्यवाद, मतलब शासक और सैनिक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, ना अपना घर, ना जमीन, ना पैसा, कुछ नहीं। वो बैरकों में रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे और उनकी सारी जरूरतें राज्य पूरी करेगा। और इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा था। प्लेटो का मानना था कि जब शासकों के पास अपना कुछ होता है तो वे अपने और राज्य के बीच फर्क करने लगते हैं। ये छोटा सा फर्क ही भ्रष्टाचार की शुरुआत है। इसलिए उन्होंने शासकों से सब कुछ छीनने का फैसला किया ताकि उनके लिए सिर्फ राज्य ही अपना बचे। ठीक है, ये फिर भी समझ आता है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा, परिवार का साम्यवाद? एक मिनट, मतलब कोई निजी परिवार? कोई नहीं, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं जानेंगे। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? सोच वही थी जो संपत्ति के पीछे थी। प्लेटो ने कहा कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे की भावना भी उतनी ही खतरनाक है जितनी मेरी संपत्ति की भावना। अच्छा। यह पक्षपात, भाई भतीजावाद और स्वार्थ को जन्म देती है। इसलिए शासक वर्ग के लिए कोई स्थायी शादी नहीं होगी। राज्य तय करेगा कि कौन किसके साथ रहेगा ताकि सबसे अच्छी संतानें पैदा हों। और बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें राज्य की नर्सरी में भेज दिया जाएगा, जहां सबकी परवरिश एक साथ होगी। कोई नहीं जानेगा कि कौन किसका बच्चा है। पूरा शासक वर्ग ही एक बड़ा परिवार होगा। जाहिर है इस आइडिया को किसी ने पसंद नहीं किया होगा। किसी ने नहीं। सबसे पहली और सबसे तीखी आलोचना उनके अपने ही शिष्य अरस्तु ने की। अरस्तु ने? हाँ, अरस्तु ने कहा कि ये व्यवस्था इंसान के स्वभाव के खिलाफ है। जिस चीज पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, उसकी परवाह कोई नहीं करता। उन्होंने कहा, सबका बच्चा आखिर में किसी का बच्चा नहीं बनकर रह जाएगा और उसे किसी का प्यार नहीं मिलेगा। और बाद के विचारकों ने भी इसकी आलोचना की होगी। 20वीं सदी के दार्शनिक कार्ल पॉपर ने तो प्लेटो को एक खुले समाज का दुश्मन ही कह दिया था। हाँ, पॉपर ने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक तानाशाही का, मतलब टोटलिटेरियनिज्म का शुरुआती ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा बंद समाज जहां व्यक्ति की कोई कीमत नहीं और सब कुछ राज्य के नियंत्रण में है। पॉपर ने यह भी मजाक उड़ाया कि राज्य द्वारा नियंत्रित प्रजनन तो हम जानवरों के साथ करते हैं, इंसानों के साथ नहीं। इन आलोचनाओं से पता चलता है कि प्लेटो के विचार आज भी कितने प्रोवोकेटिव हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने प्लेटो के निजी अनुभवों से लेकर उनके आदर्श राज्य की एक बहुत ही जटिल और कई मायनों में एक डरावनी तस्वीर देखी। एक ऐसा राज्य जो ज्ञान से चलता है, शिक्षा से बनता है और कुछ बेहद कट्टरपंथी विचारों पर टिका है। उनकी विरासत यही है कि उन्होंने राजनीति के सबसे बुनियादी सवाल पूछे। एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? न्याय क्या है? शासक किसे होना चाहिए? उनके जवाब भले ही हमें पसंद ना आए, हाँ, लेकिन उनके सवालों को हम आज तक नजरअंदाज नहीं कर पाए हैं। जैसा पॉपर ने कहा था, आप प्लेटो के समर्थक हो सकते हैं या विरोधी, लेकिन आप गैर प्लेटोनिक नहीं हो सकते। अंत में एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। प्लेटो का एक कथन है, एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दवा की किताब के नियमों में बांधना मूर्खता है। उन्होंने यही तर्क शासकों पर लागू किया। उनका मानना था कि एक सच्चा ज्ञानी दार्शनिक राजा हर स्थिति की बारीकियों को समझता है, इसलिए उसे लिखे हुए कानूनों से नहीं बांधना चाहिए। ये एक गहरा सवाल उठा करता है। एक समाज में सुशासन के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक असाधारण और बुद्धिमान नेता का ज्ञान
जिसे नियमों से पूरी छूट हो, या फिर कानून का शासन जो अच्छा हो या बुरा हो पर सब पर एक समान लागू होता हो?